नानी के जाने के बाद तबीयत खराब हुई या तबीयत खराब थी इसलिए नानी के घर गए थे? डॉक्टर है आपके नानी? आपके नानी डॉक्टर हैं? मतलब मतलब लॉजिक ये हुआ कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप किसी ऐसे के पास जाए जिसकी ऑलरेडी तबीयत खराब है। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आप लास्ट में मिलके जाएंगे। नंदिनी, नंदिनी, आप लास्ट में मिलके जाएंगे, क्लास खत्म करें। ओके, सही, हम अपना वीडियो ऑन कर लें। सो वी वर डूइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 2 5.2 और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, क्या 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करना है आज। हाँ जी, कुछ होमवर्क था क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाया करते हैं? ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाया करते हैं? मल्टीपल का मतलब भी वही होता है जो 4 की टेबल में आते हैं। जो 4 की टेबल में आएंगे वो 4 के मल्टीपल होंगे। तो 10 और 250 के बीच में आपको चेक करना है कि 4 के कितने मल्टीपल लाया करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड स्ट्रक्चर देखें इनका। थोड़ी लैंग्वेज बेस्ड यहाँ पे एरर्स क्या बन सकती हैं। देखिए, अगर बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है तो आपको ना तो 10 को काउंट करना है ना ही 250 को काउंट करना है, इनके बीच के नंबर काउंट करना है। दैट मीन्स आपकी सीरीज आप 11 से लेके 249 तक ही कंसीडर करेंगे। ना तो आप 10 को कंसीडर करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं है और एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं है। कब? जब बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन है। कह रहा है 10 और 250 के बीच में, तो उनके बीच में जाना है ना। तो ना तो 10 को देखना ना 250 को देखना, उनके बीच में देखना है। तो उनके बीच में जो नंबर्स होंगे 11 से लेके 249 ही सोचने। लेकिन अगर कल को ये प्रीपोजिशन चेंज होके बिटवीन और एंड की जगह फ्रॉम एंड टू आ जाए, क्या आ जाए? फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम 10 टू 250 ऐसे आ जाए, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट भी शामिल होगा और एंड पॉइंट भी शामिल होगा। केवल प्रीपोजिशन के का गेम खेल के वो आपकी गलतियां करवा सकता है। तो अभी हमारे सामने जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है वो बिटवीन और एंड का है, लेकिन एग्जाम में फ्रॉम एंड टू का क्वेश्चन बन सकता है बिटवीन और एंड की जगह। ठीक है, क्लियर? तो अभी तो बिटवीन और एंड की तरह इसको सॉल्व करें। तो 11 और 250 के बीच में पहला नंबर सोचो जो 4 से डिवाइड होता हो, और आखिरी नंबर सोचो जो 4 से डिवाइड होता हो, कल वाले लॉजिक की तरह। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। हम्म here we are required to find या to count the number of multiples lying between पीछे से बहुत आवाज आ रही है। lying between 10 and 250। ओके, तो बिटवीन और एंड है तो 10 को तो देखेंगे नहीं, तो 10 से अगला नंबर देखेंगे 11। तो 11 क्या पहला नंबर एक है जो 4 का मल्टीपल है, 4 की टेबल में आने वाला नहीं, तो फिर 11 से अगला देखो क्या है, 12। सो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट और लास्ट निकाल लेते हैं एक बार, और उसके बाद का काम जानते ही है, 4 4 के गैप में एपी बन जाती है, राइट? सो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 पल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250, बिटवीन 10 and 250, 10 and 250 के बीच में 4 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 12 होगा। पहला निकाल लिया, अब आखिरी। एंड द लास्ट मल्टीपल ऑफ 4, लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250। हाँ, लास्ट मल्टीपल क्या होगा?
248। अब अभी भी 4 से डिवाइड करके देखना है, और चाहो तो कल जो फॉर्मूला सिखाया उससे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, कल वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। पहला नंबर क्या है 11, आखिरी नंबर क्या है 249, 250 को तो लेना ही नहीं है ना। पहला नंबर क्या है 11 और लास्ट नंबर क्या है 249। दोनों को 4 से डिवाइड करें, बोलो, दोनों को 4 से डिवाइड करें, इधर कितनी बार जाएगा बोलो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3, उधर बोलो 4 6 जा रिमाइंडर 9, अगेन 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1। तो लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। तो 249 माइनस 1 कर दूंगा तो सीधे ही लास्ट नंबर आ जाएगा क्या 248। और फर्स्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, डिविडेंड प्लस, तो डिविडेंड में प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, डिविजर माइनस रिमाइंडर, यानी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है, 11 प्लस 1 12 होता है। तो वो तो खैर हमने ऐसे भी पता लगा लिया था 12 है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है, दिस इज द प्रूफ। छोटा नंबर हो तो भी काम करता है, बड़ा नंबर हो तो भी काम करता है। ओके, अल्टीमेटली फर्स्ट एंड लास्ट नंबर निकालना है, फॉर्मूला से निकालो या आपके कॉमन सेंस से निकालो, कैसे भी निकालो, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मिलने के बाद आगे का काम बड़ा सरल है, एपी बना दो और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, दैट्स इट। सो द रिक्वायर्ड एपी इज, so the required AP is, so the required AP is, बोलो रिक्वायर्ड एपी क्या होगी। पहला नंबर तो मिल गया 12, तो अब क्योंकि डिविजिबिलिटी 4 की है तो 4 4 के गैप में अगले नंबर्स मिलते जाएंगे। अगला नंबर 16, उससे अगला 20 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या मिला है आपको 248। 248 से एक पहले का भी ले लो, 4 माइनस करो 244, और इस तरीके से 248 पे ये एपी खत्म होगी। तो ये रिक्वायर्ड एपी मिल गई। 2 3 नंबर शुरू के और 2 3 नंबर आखिरी के लिख के बीच में डॉट डॉट लगा देंगे, ये हमको रिक्वायर्ड एपी मिल गई। अब इस रिक्वायर्ड एपी से हमको क्या चाहिए, ए डी एन और ए एन, मतलब 4 चीजें हैं ए डी एन और ए एन, जिसमें से 3 चीजें मुझे पता है, चौथी मुझे निकालनी है। ओके, तो क्या क्या पता है देखो, वेयर ए तो मुझे पता है, बोलो ए क्या है 12, डी कैसे निकालूंगा A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस 12 यानी कि 4। ओके, अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए लास्ट टर्म को an से इक्वेट कर देंगे जैसे कल किया था। नाउ वी विल अज्यूम, अच्छा l भी तो लिखो, l पूरी बात लिखो पहले, लास्ट टर्म पता है मुझे 248 एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नाउ वी विल अज्यूम, we will assume, लास्ट टर्म को क्या अज्यूम करूंगा मैं an, we will assume l इक्वल टू an इक्वल टू जो भी लास्ट टर्म है, क्या टर्म है लास्ट टर्म 240, और यहां से an का फॉर्मूला एक्सपेंड करो और n की वैल्यू निकालो, करो आगे का काम करो, an का फॉर्मूला एक्सपेंड करो और n की वैल्यू निकालो। हो गया, कितना आया 60 60 60, मैच करो पीछे आंसर, फिफ्टी 59 आएगा, प्लस 1 भी तो करेगा, 65 आ रहा है। अच्छा, वी हैव 3 डिफरेंट आंसर, 60 59 एंड 65। 59 है आपका भी 60, तो 60 को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। अब 60 हो गया क्या, n -1 की वैल्यू है 59, -1 का +1 भी तो करेंगे, क्या आया 60,
61, n की वैल्यू 61, तो 4 डिफरेंट आंसर्स हो गए 60। चलो लेट्स सी हाउ वी विल एक्सपेंड an। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। दैट इज an को कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और ये इसकी वैल्यू क्या है, उधर an की वैल्यू क्या है 248। 248 बताओ a क्या है, a की वैल्यू 12, n मुझे पता करना है और d की वैल्यू है 4। पहले किसको भेजोगे RHS में, पहले 12 को भेजेंगे, तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4, और 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस करना, माइनस जरा 236। अब किसको भेजोगे, 4 को, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके, तो 236 डिवाइडेड बाय 4 करो, डिवाइड 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 3 36, 4 9 जा 36। तो n की वैल्यू निकालने के लिए -1 को वहां भेजेंगे, 59 प्लस 1 बिकम्स व्हाट 60। ठीक है, 61 कैसे आ गया, काटने में गलती कर दी, हाँ। hence there are 60 number of multiples, 60 number of multiples of 4 lying between जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में आंसर, lying between what 4 and 250। और चाहो तो घर पे बैठ के कभी फुर्सत में बोर हो रहे हो तो गिन लेना, जैसे पहला तो हो गया 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे करते 10 आएगा, क्या आएगा, अच्छा 10 यहाँ पे, 10 आएगा। हाँ हम चेक कर रहे थे कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 10, ठीक है, तो इस तरीके से गिन लेना, कितने गिनने में आएंगे टोटल 60, लास्ट कौन सा होगा 248। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो जस्ट कल वाले क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट थी, थोड़ा सा डिफरेंस था, बिटवीन और एंड का थोड़ा ध्यान रखना। बिटवीन और एंड हो तो आपको 10 भी नहीं गिनना, 250 भी नहीं गिनना, स्टार्ट करना है 11 से, खत्म करना है 249 से, फिर वही डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से पहला और आखिरी नंबर निकालो, बीच के नंबर्स में 4 4 का गैप रख दो और सेम क्वेश्चन। ठीक है, कर दूं डिलीट, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना अभी, मल्टीपल ऑफ 4, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 13 हो जाएंगे। ओके चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो हम करीब करीब एक्सरसाइज के एंड पे आ चुके हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज, अगेन 2 एपीज आ गई, एक एपी आप देख पा रहे हो 63 से चली है और दो दो के गैप में बढ़ती जा रही है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी एपी 3 से चली है, वो तो 63 से चली है और ये 3 से चली है, तो काफी पीछे है इससे, लेकिन ये 7 के गैप में बढ़ रही है। चेक करो इसकी स्पीड ज्यादा है बढ़ने की, वो तो 2 के गैप में आगे बढ़ रही है, उधर कॉमन डिफरेंस 2 है लेकिन इधर कॉमन डिफरेंस 7 है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इन दोनों एपी में n की वैल्यू में क्या रखूं ताकि दोनों का nth टर्म इक्वल हो जाए। सरल भाषा में बात करें तो इन दोनों एपी में, ये दोनों एपी एक दूसरे को कब पकड़ लेंगे, सरल सी भाषा में बात करें, जैसे ये एपी कहां से स्टार्ट हुई 63, 65, 67, और ये एपी कहां से स्टार्ट हुई 3, 10, 17। तो देखो अभी तो इन दोनों के बीच में 60 का गैप है, कितने का गैप है 60। अभी गैप देखो 55 का हो गया, अभी गैप देखो और कम हो गया 50 का हो गया, तो ये गैप कम होता जा रहा है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी टर्म पे दोनों एपी में बराबर वैल्यू दिखाई देंगी। वो कौन सी टर्म होगी, जब ये दोनों एपी बराबर हो जाएंगी, यानी nth टर्म इक्वल हो जाए, ऐसा एंड ढूंढ के बताओ, यानी वो सीक्वेंस ढूंढ के बताओ जहां पे इन दोनों एपी की वो समांतर टर्म्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर है, अब इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर मान लो दोनों की स्पीड बराबर होती तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो 63 से उसने रेस 63 से स्टार्ट करी है, इसने रेस 3 से स्टार्ट करी है। अब अगर इसको पकड़ना है तो इसकी स्पीड ज्यादा होनी पड़ेगी, अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो वो उसको पकड़ नहीं सकती। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि कोई डिक्रीजिंग एपी और कोई इंक्रीजिंग एपी हो, तब जाके दोनों मिल सकती है। जैसे मान लो ये तो बढ़ रही है और मान लो कोई घट रही हो 100, 98, 96 हो, वो भी मिल सकती है कहीं ना कहीं।
लेकिन अगर दोनों इंक्रीजिंग है और अगर फर्स्ट टर्म डिफरेंट है तो किसी ना किसी एक का कॉमन डिफरेंस ज्यादा होना पड़ेगा जो है ना। तो अब आपको बताना है किसी टर्म पे ये दोनों बराबर हो जाए। शुरू करें। अब देखो दो एपी हैं, दोनों के फर्स्ट टर्म्स अलग हैं और दोनों के कॉमन डिफरेंस भी अलग है। अब की बार पिछले क्वेश्चन में दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम था, इस बार अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी एपी है, जो बड़ी टर्म से स्टार्ट हुई है, उसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ले और उसके कॉमन डिफरेंस को कैपिटल ली, और जो छोटे वैल्यू से स्टार्ट हुई है उसकी फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए और उसकी कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी मानकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर दोनों की nth टर्म को इक्वेट कर देंगे, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। शुरू करें। ओके, here the two given APs are, first of all write down the two given APs. The two given APs are AP1, AP2। so AP1 है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और AP2 है 3, 10, 17 and so on. These are the two given APs. So let's find the first term and common difference corresponding to the two given APs. दोनों APs के first term and common difference हम निकाल, ठीक है। Now first term of AP1, first term of AP1 मतलब किसी भी एक AP के लेटर्स कैपिटल लेने पड़ेंगे और एक के स्मॉल लेने पड़ेंगे। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर लो, उसके कैपिटल इसके स्मॉल ले लो या इसके कैपिटल उसके स्मॉल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 जो है उसका कैपिटल लेटर ए से डिनोट करा देते हैं, दैट इज कैपिटल लेटर ए। क्या है फर्स्ट टर्म उसकी, बताओ क्या है, 63। ओके, और अब इसका कॉमन डिफरेंस भी बता दो लगे यार, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 दैट इज कैपिटल लेटर डी। वो कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताओ, A2 माइनस A1, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर चल रहे हैं ना, तो कैपिटल A2 माइनस कैपिटल A1। ठीक है, इस एपी में सारे लेटर्स हम कैपिटल लिखेंगे, चाहे से टर्म्स हो चाहे से डिफरेंस हो, क्या हो। तो पहले दूसरी टर्म क्या है 65, पहली टर्म क्या है 63, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। तो ये फर्स्ट एपी के काम हो गया सारा। अब अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी यानी AP2, फर्स्ट टर्म ऑफ AP2 and common difference of AP2। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP2 को अपन स्मॉल लेटर ए कह देते हैं और कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2 को अपन स्मॉल लेटर डी कह देते हैं, राइट। बताओ इसकी पहली टर्म क्या है 3, और इसकी पहली टर्म कैसे निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 से, यानी कि 10 माइनस 3 से, यानी कि 7। क्लियर है। क्लियर है यहां तक। ओके, अब अपने को n की वैल्यू ऐसी सोचनी है जिससे दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाए। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सच वैल्यू ऑफ n, we are required to find such value of n for which the nth terms of both the APs, for which the nth terms of both the APs are equal। ये टास्क है हमारा, ठीक है, ये टास्क है। अब देखो कभी भी मैथ्स में ऐसा कभी भी सवाल आता है कि ऐसा क्या करें कि ऐसा हो जाए, तो जो होना है उसको पहले अज्यूम कर लो।
ठीक है, इसने क्या कहा, n की वैल्यू क्या रखें ताकि दोनों की nth टर्म्स इक्वल हो जाए। तो आप दोनों की nth टर्म पहले ही इक्वल कर दो, वहां जैसे वो रिक्वायर्ड n की वैल्यू निकल जाएगी। दैट मींस हमको अब दोनों एपीज की nth टर्म को इक्वेट करना है, कर दें। सो we will equate the nth terms of both the APs. Nth terms of both the APs. चलो, let us equate the nth term of both the APs. तो पहली वाली AP की nth टर्म को क्या कहेंगे बताओ टीना? पहले वाले AP की nth टर्म को क्या कहेंगे, कैसे डिनोट कराएंगे? वेरी गुड, कैपिटल AN। पहले वाली एपी के लिए सब सारी चीजें कैपिटल लेटर्स में, और nth टर्म को हम AN से डिनोट कराते हैं, तो ये कैपिटल AN हो जाएगा। और दूसरी वाली एपी के लिए स्मॉल लेटर AN। तो दोनों की nth टर्म्स को ये लो, मैंने इक्वेट कर दिया बेटा, दोनों की nth टर्म को। ओके, अब बताओ, आप बताओ AN को एक्सपैंड करके क्या लिखेंगे, कैपिटल AN को? कैपिटल A प्लस ओनली D। AN का फॉर्मूला क्या होता है? N माइनस 1 टाइम्स D। D कौन सा भाई? इसके लिए सारे लेटर्स कैपिटल रहेंगे और स्मॉल AN के लिए सारे लेटर्स स्मॉल रहेंगे। कैसे? A प्लस N माइनस 1 टाइम्स स्मॉल D। ओके, अब देखो इसमें, इस पूरी इक्वेशन में टोटल 2 और 2 4 5 चीजें हैं। कैपिटल A, कैपिटल D, स्मॉल A, स्मॉल D और लेटर N। इन 5 में से 4 की वैल्यू तो मुझे पता है, तो एक N की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, उसको रख दो और N की वैल्यू आ जाएगी। रख दें? चलो बताओ, कैपिटल A की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या? 63 प्लस N माइनस 1 एज इट इज छोड़ दो, इंटू D की वैल्यू बताओ, कैपिटल D की। कैपिटल D की वैल्यू 2, स्मॉल A की वैल्यू प्लस N माइनस 1 एज इट इज, एंड स्मॉल D की वैल्यू बताओ, इंटू 7। ओके, चलिए अब आगे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या रहेगा? देखो, यहां पर भी n-1 है, वहां पर भी n-1 है। पहले क्या होता था, एक ही जगह n-1 होता था तो उसका -1 उधर भेज देते थे, +1 या इसका इधर भेज देते थे। अब दोनों जगह है, तो फिर सबसे सही स्ट्रेटेजी रहेगी कि LHS जितना सोल्व हो रहा है पहले उसको कर लो, RHS जितना सोल्व हो रहा है पहले उसको कर दो, और उसके बाद फिर टर्म्स को इधर उधर सब्स्टिट्यूट करो। पहले LHS सोल्व कर लो, तो 63 प्लस 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू -1 -2। RHS में चलो, 3 प्लस 7 इंटू n, 7n, एंड 7 इंटू -1 -7। ओके, 63 -2 करो पहले, 63 -2 क्या होता है? 61। तो LHS तो सॉल्व हो गया, 61 प्लस 2n, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब RHS में चलो, तो 3 -7 क्या होता है? -4 प्लस 7। तो ये LHS जितना सॉल्व हो सकता था हो गया, ये RHS जितना सॉल्व हो सकता था हो गया। अब आप टर्म्स को इधर उधर लेके जा सकते हो। तो एक काम करता हूं मैं, उधर से -4 को इधर ले आता हूं, तो ये 61 प्लस 4 हो गया, और इधर से 2n को उधर ले जाता हूं, तो 7n माइनस 2n हो गया। समझ आया? ओके, समझ आया क्या? क्या किया है मैंने? -4 को इधर ले आया और 2n को उधर ले गया। ठीक है, तो nn एक साइड हो गए, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड हो गए। ओके ना? 61 प्लस 4 कितना हो गया? 65, और 7n माइनस 2n कितना हो गया? 5n। तो n की वैल्यू आ जाती है यहां से 65 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स मी व्हाट? 13। यानी कि दोनों की 13वीं टर्म बराबर होगी। अभी अपन वेरीफाई भी करके देखेंगे। उस एपी में भी 13 कदम आगे चलो और इस एपी में भी 13 कदम आगे चलो, आपको सेम टर्म दिखाई देगी। मतलब 13वीं टर्म पे वो जो छोटी वाली एपी है बड़ी वाली एपी को पकड़ लेगी, जिसने उससे पीछे से रेस स्टार्ट करी थी पर उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो वो 13th टर्म पे आके उसको पकड़ लेगी। ठीक है, अब इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। बस ये लिख दो, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 3। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 13 is 13।
हो गया? वेरीफाई करें, कर दूं उसको डिलीट कर दें? ओके, लेट्स वेरीफाई। तो पहली एपी कहां से स्टार्ट हुई थी? 63, दोनों की 13th टर्म तक जाना है हमको, राइट? 63, 65, 67 और इधर आओ 3, 10, 17। ओके, दोनों की कौन सी टर्म तक जाना है? 13th टर्म। ये 3 टर्म्स तो हो गई, चौथी टर्म बताओ, इसकी चौथी टर्म बताओ। चलो एक साथ पहले उसको कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। तो उसके 13 टर्म्स लिख लो पहले, 4 टर्म्स हो गए ना, अगली टर्म बोलो। ये तो दो के गैप में चलेगी, देख लेना 13 टर्म्स हो जाए तो रोक देना मुझे, है ना? 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91। कोई तो रोक लो। हो गए? तो कब रोकोगे? 13 टर्म्स हो गए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वहीं पे हो चुके थे। ये 13वीं टर्म है। अब चेक करते हैं इसकी 13वीं टर्म एग्जैक्टली उसके बराबर यानी 87 के बराबर होनी चाहिए। अब इधर 7-7 के गैप में आगे बढ़ना है हमको। तो 17 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 73 + 7 एंड +7। तो ये 13वीं टर्म है, चेक कर लो बस एक बार। तो 13वीं टर्म पे दोनों का मिलाप हो गया, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। सो 13th टर्म पे दो उस एपी ने उस एपी को पकड़ लिया। क्लियर? ये हमसे पूछा था किस टर्म पे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 13th टर्म पे दोनों बराबर हो जाएंगे। जब भी आपसे n की वैल्यू पूछे दैट मींस किसी ने किसी टर्म का सीक्वेंस पूछा है, तो इसमें उस टर्म का सीक्वेंस पूछा है जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 13th टर्म में दोनों बराबर हो जाएंगे तो n की वैल्यू 13। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दें डिलीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16th वन चेक करते हैं क्या है। डिटरमाइन द एपी, एक ऐसी एपी पता लगाओ। डिटरमाइन यानी पता लगाओ यानी फाइंड आउट करके बताओ, जिसकी तीसरी टर्म तो 16 हो और सातवीं टर्म पांचवी टर्म से 12 ज्यादा हो। ये तो इजी है, दो इक्वेशन बन जाएगी, यहां से एक इक्वेशन बनेगी, वहां से दो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनेगी। ए और डी में दो इक्वेशन बन जाएंगी, ए और डी को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ए और डी पता चल गया तो फिर एपी पता चल जाएगी। ठीक है, चलो पता करो फिर। Here for an AP it is given that, here for an AP it is given that, नंदिनी पंखुड़ी खड़े हो। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत दिनों के बाद मिले हो तो बहुत सारे भाव उमड़ रहे होंगे, खड़े हो ऐसे हंस के। चलो कोई बात नहीं, बाहर निकलो आप दोनों। मैं दोनों को अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों इधर आके बैठ। हाँ आप अकेले इधर शिफ्ट हो जाओ, उधर फर्स्ट बेंच। और कल से आप दोनों फर्स्ट बेंच पे ही बैठोगे। Here for an AP it is given that, it is given that, here for an AP it is given that, क्या गिवन है? पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16। इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म इज 16, ये गिवन है। अब थर्ड टर्म इज 16 से एक इक्वेशन तो बना दो, बना दो। दैट इज थर्ड टर्म को क्या कहते हैं अपन? A3, तो A3 16 है, तो A3 को एक्सपैंड कर दो जल्दी से, A + 2D = 16। ये लो साहब पहली इक्वेशन रेडी। अब दूसरी इक्वेशन बना दो। तो इस क्वेश्चन में केवल इक्वेशन बनाने तक का काम करेंगे, बाकी ये काम होमवर्क रहेगा। ये पहली इक्वेशन हो गई, मार्क करो इक्वेशन 1। ठीक है, चलो सेकंड इंफॉर्मेशन, अगेन इट इज गिवन दैट, again it is given that, so what is the second information? Let's read it. Seventh term exceeds, क्या बोल रही है? बोलो बोलो बोलो। Seventh term exceeds fifth term by 12, seventh term exceeds
फिफ्थ टर्म बाय 12। हाँ रिद्धि आप खड़े हो जाओ, बताओ सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, यहां से क्या इक्वेशन बनेगी? सेवंथ टर्म को क्या कहते हैं? A7 इज इक्वल्स टू A5। वेरी गुड, अपने आप से बताया, चलो बैठो, वेरी गुड, सही है क्या? देखो सेवंथ टर्म को A7 और एक्सीड जहां पे आता है वहां इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फिर फिफ्थ टर्म की जगह A5 और बाय प्रीपोजिशन की जगह इस केस में प्लस लग जाता है और आगे 12 है तो 12, यानी सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है तो पांचवी टर्म में 12 जोड़ के सेवंथ टर्म आ जाएगी। डन। अब इसको कर दो एक्सपेंड, यहां से मिल जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो A7 को एक्सपेंड करते हैं, लेट्स एक्सपेंड A7। बोलो A7 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? A प्लस 6D इक्वल टू A5 को कर दो एक्सपेंड, A प्लस 4D, आगे प्लस 12 भी है उसको मत भूलना, ठीक है। अब देखो वैसे तो A और A कैंसिल आउट कर सकते हो आप चाहो तो, और इक्वेशन कर ही दो चाहो क्या, तो A यहां से और यहां से कैंसिल आउट हो गया, A माइनस A कर देना, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6D माइनस 4D प्लस 6D माइनस 4D इक्वल टू उधर 12 रह गया, A माइनस A हो गया 0, 6D माइनस 4D क्या होता है 2D, 2D इक्वल टू 12। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्टली D निकल के आ रहा है, यानी इक्वेशन नंबर 1 A और D में बनी थी, इक्वेशन नंबर 2 A और D में नहीं बनी है, सिंपली D में बनी है, तो यहाँ से सिंपली D निकल के आ रहा है, उसको 1 में पुटअप करके A आ जाएगा। तो जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा सरल निकला है। तो हमको ऐसा लगा था कि दो इक्वेशंस बनेंगी A और D में और एलिमिनेशन मेथड लगा के A और D सॉल्व होगा, बट एक ही इक्वेशन बनी A और D में, दूसरी तो ओनली D में बनी जो कि उधर ही सॉल्व हो गई, बनते ही सॉल्व हो गई, राइट। सो 2D इक्वल टू 12 implies D equal to 12 divided by 2, that gives me what 6। संयम को ऊपर पहुंचा दूं एक बार, हाँ। So D की वैल्यू 6, now we will put this D की वैल्यू 6 here to find the required value of A। now putting D equal to 6 in equation 1, putting D equal to 6 in equation 1, we get equation 1 implies A plus 2D, तो D की वैल्यू 6 पुटअप करनी है, तो A plus 2 into D की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 6 इक्वल टू व्हाट 16, implies A plus 6 2 12 इक्वल टू 16, implies A की वैल्यू क्या हो जाती है 12 को उधर भेज देंगे, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो A क्लियर हो गया, D भी क्लियर हो गया, एक बार A और D क्लियर हो गए तो AP बना सकते हो, बना दो। उसने कहा था AP बताओ, उसने ऐसे नहीं कहा था कि AP की कोई टर्म बताओ, उसने कहा था AP बताओ, तो कितनी बड़ी बताएं, मिनिमम 3 टर्म्स, ज्यादा जितनी आपकी श्रद्धा हो, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड AP कितनी टर्म्स बताओगे, बताओ 4 टर्म्स, चलो। सो A1 A2 A3 A4 चार टर्म्स बता देते हैं, चलो A1 A2 A3 A4। A1 को क्या लिखते हैं A, A2 को क्या लिखते हैं A प्लस D, A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D और A4 को क्या लिखते हैं A प्लस 3D। और आपके पास A और D की वैल्यूज हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। A की वैल्यू क्या निकाली हमने, A की वैल्यू क्या निकाली 4 और D था 6, A की वैल्यू 4 और 4 4 4, ठीक है, और D की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 2 इंटू 6, तो यहाँ पे 3 इंटू 6, तो 4 क्लियर हो गया, 4 प्लस 6 क्या होता है 10, 2 6 12 प्लस 4 16, 18 प्लस 4, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड AP इज, so the required AP is, चार टर्म्स निकालिए, उनको अरेंज कर दो, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके देखो उसके गिवन इंफॉर्मेशन को भी जस्टिफाई करके देख लो हो रही है कि नहीं हो रही है। उसने क्या कहा था
थर्ड टर्म 16 होगी, तो हो रही है क्या थर्ड टर्म 16, चेक करो। फिर उसने क्या कहा था कि सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा होगी, तो अगर मैं 6 जोड़ के सेवंथ टर्म तक जाऊं, जैसे 4 टर्म्स तो बना ही लिए, पांचवी टर्म बताओ 28, छठी टर्म बताओ 6 और जोड़ो 34, सही है ना, 6 जोड़ना है ना, और फिर 1 2 3 4 5 6, सेवंथ टर्म बताओ क्या होगी 40, तो सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है ना, चेक करो 40 जो है 28 से 12 ज्यादा है, तो दोनों इंफॉर्मेशन जस्टिफाई हो जाती। चलिए तो डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दूं डिलीट, एवरीथिंग नोटेड डाउन। सो इट वाज एन इजी वन, ये तो वापस लेवल 1 का आ गया। चलो कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो यहां से नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो गई है। टू वन थिंग, एक काम करते हैं, सुनो 17 से पहले 18 करते हैं, क्योंकि 17 उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, बस ये दो ही चीजें रहेंगी एक्सरसाइज में, क्योंकि 18 अगेन अभी जो हमने क्वेश्चन किया करीब करीब वैसा ही दिखता हुआ है, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, 18 ज्यादा इजी लग रहा है दिखने में। सो 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी एपी की चौथी और आठवीं टर्म को जोड़ते हैं, सम करते हैं, प्लस करते हैं मतलब इनको, तो क्या मिलता है, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। उसी एपी की छठी और 10वीं टर्म को भी जोड़ देते हैं, सोए मत संयम, छठी और 10वीं टर्म को भी जोड़ देते हैं, तो क्या मिलता है 44, ठीक है। फोर्थ एंड एट टर्म को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 24, एंड सिक्स एंड टेंथ टर्म को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 44। तो एक इक्वेशन यहां से और एक इक्वेशन यहां से, दो इक्वेशन मिलते ही ए और डी क्लियर हो जाएगा। ए और डी क्लियर होने के बाद जो पूछ लो पूछना है आपको, उसने तो तीन ही टर्म्स पूछी है, A1 A2 A3, शुरू कर दो और खत्म भी कर दो जल्दी से, करो। हेयर फॉर एन एपी, अपने आप ट्राई करो उसको अटेम्प्ट करने की। Therefore, an AP, it is given that for an AP, it is given that क्या given है, sum of fourth and eighth term is क्या given है, sum क्या given है बोलो 24। सो यहां से लगे आप बना दो इक्वेशन, दैट इज सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म को ऐड करना है, फोर्थ टर्म को क्या कहेंगे A4, एट टर्म को क्या कहेंगे A8, इनको सम करना है, सम किसके बराबर है 24 के बराबर है। एक्सपैंड कर दें, बोलो कनिका A4 को कैसे एक्सपैंड करेंगे, A+3D, और A8 को भी बता दो A+7D, तो ये A+3D हो गया A4 और A8 हो गया A+7D, एंड दैट इज इक्वल टू 24। तो कितने A हो गए हमारे पास, A+8 2A हो गए, और D कितने हो गए 3D+7D 10D हो गए, इक्वल टू 24। अब पूरी इक्वेशन, वैसे इक्वेशन बन गई है, लेकिन पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लेके काट दिया जा सकता है और छोटी बनाई जा सकती है इक्वेशन को, तो कर दो, छोटी बना दो इक्वेशन को, 2 से डिवाइड कर दो, 2A को 2 से डिवाइड करेंगे A, 10D को 2 से डिवाइड करेंगे 5D, एंड 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12। सो दिस इज माय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 सब लोग अपने आप बनाएंगे, अगेन इट इज गिवन दैट लिख के, अगेन इट इज गिवन दैट, और डेटा में बता देता हूं क्या है सेकंड इक्वेशन के लिए। अब की बार सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म को जोड़ना है, तो जहां फोर्थ एंड एट्थ टर्म लिखा था वहां क्या लिखेंगे सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, और इनको जोड़ के सम मिलता है मुझे 44। चलो तो डेटा लिख लिया सबने, अगेन इट इज गिवन दैट कर देना, अगेन इट इज गिवन दैट द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, यहां से इक्वेशन बनानी है। अब मैंने ऐसे काट के लिखा तो आप भी काट के मत लिख देना अपनी नोटबुक, दोबारा लिखना है आपको, नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट केस बनाना है, केस 2 चल रहा है ऐसे मानो। संयम आ जा दूसरी आईडी पे जब तक, लेस देन 1 मिनट रह गया।
तो नंदिनी एंड आर्या, इस तरीके से जब एक आईडी खत्म हो जाए तो दूसरी पे आना होता है, गायब नहीं हो जाना होता है। ठीक है। A+5D12। चलो लेट्स, मैं भी सब याद रहता है किसने कौन कौन से हरकत करी ऑनलाइन क्लास में। एक आईडी जब खत्म हुई तो दूसरी से गायब, चलो जान छूटी, कह देंगे सर बंद हो गई थी आपकी क्लास। ओके चलो लेट्स सी। अब 6th एंड 10th टर्म को जोड़ के क्या लिखा आपने, A6 प्लस 10th टर्म को A10 इक्वल टू सम कितना आ रहा है आपकी बात 44। चलो टेल मी A6 को कैसे एक्सपेंड करते हैं और A6 को कैसे करेंगे, A+5D राइट, और 10th टर्म को A+9D, ठीक है, इक्वल टू 44। ठीक है ना। चलिए तो जोड़ो, A और A अगेन 2A हो गए क्या, A और A अगेन 2A हो गए, और 9 एंड 5 कितने D हो गए 14D इक्वल टू 44। अगेन हम 2 से डिवाइड कर दें, सो A+7D 44 से काटेंगे 22, सो दिस विल बी माय इक्वेशन 2। तो अब की बार दोनों इक्वेशन A और D में बनी है, पिछली बार की तरह नहीं है कि एक इक्वेशन बनते ही सॉल्व हो गई, इस बार दोनों को कंपाइल करके सॉल्व करना है, क्लब करके। ठीक है, इक्वेशन 2। सो दोनों इक्वेशन लिखेंगे हम एक जगह और वो एलिमिनेशन लगाएं जिससे लगाते हैं। सो नाउ वी हैव, लेट्स राइट डाउन बोथ द इक्वेशंस। नाउ वी हैव, टेल मी इक्वेशन 1 क्या है, बोलो। A+5D इक्वल टू क्या है 12, और इक्वेशन 2 क्या है A+7D एंड इक्वल टू क्या है 22। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। चलो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें जैसे करते हैं हमेशा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, बोलो कुछ डाउट है नंदिनी, बताओ बताओ बताओ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो A माइनस से तो हो गया एलिमिनेट, 7 में से 5 घटाओ कितने D रह गए 2D, और RHS में से RHS घटाओ 22 में से 12 गया तो 10, तो यहां से D सॉल्व हो गया, D इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 5। इसको पुटअप कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग D इक्वल टू 5 in equation 1, we get so equation 1 जो है वो है A+5D, A+5D, तो A+5 इंटू D की वैल्यू क्या थी हमने निकाली अभी 5 इक्वल टू RHS में क्या है 12, तो 5 5 जा 25, A+25 हो गया इक्वल टू 12, implies A equal to 12 minus 25 gives me माइनस का 13। ठीक है, A आ गया D आ गया। अब सवाल क्या था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी A1 A2 एंड A3, निकाल दो फटाफट। नाउ द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट 3 टर्म्स, देखो कभी भी ऐसे कहते ना कि इस एपी की 3 टर्म्स निकालो तो सवाल अधूरा है। 3 टर्म्स कौन सी वाली, चौथी पांचवी छठी या 11वीं 12वीं 13वीं या 10वीं 11वीं 12वीं कौन सी, तो वो फर्स्ट वर्ड लगाएगा। कैसे लगाएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स, कभी कभी ये लास्ट 3 टर्म्स भी पूछ लेता है। ठीक है, तो केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। क्या कह रहा है, फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरुआती 3 टर्म्स चाहिए। शुरुआती 3 टर्म्स क्या होती हैं, A1 A2 एंड A3, यही होती है क्या, A1 A2 A3। A1 को एक्सपेंड करूंगा A, A2 को एक्सपेंड करूंगा A+D, A3 को एक्सपेंड करूंगा A+2D। तो A की वैल्यू -13 -13 -13, इधर D को ऐड करो, D क्या था 5, इधर 2D को ऐड करो यानी 2 × 5,
तो -13 + 5 क्या होगा, -8 एंड 2 5 जा 10, -13 + 10 क्या होगा, -3। तो हमारा आंसर आ चुका है। तीन टर्म्स कौन कौन सी है, -13 पहली टर्म, दूसरी -8, तीसरी -3। चेक करो, मैच हो गया। 6 मिनट बचती है अभी, सबकी सबकी नजरें मुझ पे। चलो मैं 5 मिनट का ही काम करवाऊंगा, डोंट वरी। तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं अभी, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी जरूरी बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम एपी को रिवर्स कैसे करेंगे, और वो भी हम 2 मेथड से करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये तो हम कल ही करेंगे। इसको हो गया ना, यहाँ तक हो गया, इसको डिलीट करते हैं। ओके, अब देखो एपी में भी वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है, हमने देखा था पहली एक्सरसाइज में बनी थी, तो दूसरी में भी बनेगी और फिर तीसरी में भी बनेगी। तो 2 वर्ड प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी, इस पहली एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम किससे रिलेटेड थी, चेक करने से रिलेटेड थी कि एपी है या नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज nth टर्म की एक्सरसाइज है, जनरल टर्म की, तो इस बार वर्ड प्रॉब्लम कैसी होगी, nth टर्म से रिलेटेड ही होगी। और तीसरी एक्सरसाइज जो अब हम करेंगे सम वाला, सम टू n टर्म्स, तो उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम होगी वो उसी फॉर्मूले से रिलेटेड होगी। तो देखो 19 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, बस एक बार पढ़ो। सुभा राव नाम के किसी व्यक्ति ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, जॉब करना स्टार्ट करी। उस समय उनकी एनुअल सैलरी, एनुअल मतलब वार्षिक, वार्षिक आय कितनी थी, 5,000 रुपए, ठीक है। और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि, है ना, जो हमको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है उसकी बात हो रही है। 200 ईच ईयर, हर साल 200 रुपए का उनको इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो कौन सा ऐसा साल आएगा जब उनकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी। 5,000 से स्टार्ट हुई है ना, हर साल 200 बढ़ रहे हैं, तो कभी ना कभी 7,000 भी पहुंचेगी। तो वो ईयर कौन सा होगा, यह है सवाल, ठीक है। तो इसको एपी के नजरिए से क्यों देख सकते हैं, क्योंकि 200 इक्वल अमाउंट में सैलरी बढ़ रही है, ठीक है। इक्वल अमाउंट में सैलरी बढ़ रही है, तो ये एपी बन जाएगी हमारी। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की सैलरी को A1 मान लेंगे, फिर 200 ऐड करके सेकेंड ईयर की सैलरी को A2 मान लेंगे, फिर 200 ऐड करके थर्ड ईयर की सैलरी को A3 मान लेंगे। 3 टर्म्स आ जाएंगी तो एपी बन जाएगी। चलो लिखो फटाफट, हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट इनिशियल सैलरी, इनिशियल एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995, इसको ले लो A1, दैट इज A1। और ये कितने की बने, ₹5,000, 5,000 है, दिख रहा है ना, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, 5,000 है वो, 5,000, ओके। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट also it is given that annual increment is, annual increment is, कितना इंक्रीमेंट है, ₹200 ईच ईयर, ये गिवन है इंफॉर्मेशन। तो इसकी मदद से अपन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की 3 टर्म्स बना लेते मिनिमम। सो सो एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन द सेकेंड ईयर, एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, उसको A2 ले लें, दैट इज A2। और ये A2 कैसे निकलेगा बताओ, पुरानी सैलरी में 200 जोड़ के, तो पुरानी सैलरी कितनी थी, ₹5,000 प्लस उसमें इंक्रीमेंट जोड़ दो 200, तो कितनी हो जाएगी, रुपीज 5,200 इक्वल टू ₹5,200। ये A2 आ गया। एक टर्म और निकाल लेते हैं, A3, अगेन एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन थर्ड ईयर, इन थर्ड ईयर। ये थर्ड ईयर की सैलरी को हम A3 कहते हैं, बोलो।
और ये कैसे निकाली जाएगी, इससे पिछली सैलरी में 200 जोड़ दो। तो पिछली सैलरी क्या थी, 5200, बोलो, उसमें 200 का और इंक्रीमेंट लगा दो, तो कितनी हो गई, 5400। ठीक है, 3 टर्म्स काफी है, ऐसा पता चल रहा है कि ये एपी बन रही है। सो इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोज, सो इट फॉर्म्स एन एपी as follows. It forms an AP as follows. AP लिखो, पहली टर्म क्या बनी उसकी 5000, दूसरी क्या बनी थी A2 5200, तीसरी क्या बनाई हमने 5400, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, इन विच A और D बताओ क्या है, इन विच A तो हो जाएगा मेरा A1 के बराबर यानी कि 5000, और D हो जाएगा मेरा क्या A2 माइनस A1, दैट मीन्स 5200 माइनस 5000 यानी कि 200। ये लो साहब, A और D आ गया। अब क्या है सवाल हमारा कि 7000 कब पहुंचेगी। तो ये 7000 जो है ये N है या AN है, क्योंकि अगर ये N होता तो उसके आगे TH लगा हुआ होता, तो TH नहीं लगा हुआ, ये तो एक्चुअल वैल्यू है 7000। आपको वो सीक्वेंस बताना है कौन से नंबर पे वो पहुंचेगी। ठीक है, तो यानी AN को 7000 से इक्वेट करके N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, now we are required to find the year, to find the year in which annual salary of Subha Rao will reach rupees 7000, will reach rupees 7000. So we will equate, AN equal to 7000. AN का फॉर्मूला बोलो, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 7000। चलो रखो वैल्यू AOD की फटाफट, AOD की वैल्यू रखो। A की वैल्यू क्या है बोलो 5000, N तो हमको पता करना है, और D की वैल्यू क्या है 200 इक्वल टू 7000। पहले किसको भेजेंगे 5000 को, तो N माइनस 1 इंटू 200 इधर रहेगा, 5000 उधर चलो, 7000 माइनस 5000 कितने थाउजेंड 2000। फिर किसकी बारी जाने की, यानी 200 को उधर भेजो, सो 2000 डिवाइडेड बाय 200 क्या आएगा, ये 0 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10, और लास्ट में माइनस 1 को उधर भेजो, तो 10 प्लस 1 गिव्स मी 11, यानी 11वें साल उसकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी इन द 11th ईयर। ठीक है, तो वो साल कौन सा होगा ये सोच के बताओ, 2005 होगा। देखो 11वां साल है ना, N की वैल्यू 7, यानी कि अगर 1995 अगर हमारा फर्स्ट टर्म है, 1995 फर्स्ट टर्म लिया है ना हमने जिसमें उसकी सैलरी 5000 है, तो 11th टर्म कौन सा होगा ये सोचना है अपने को। तो 1995 को पहले साल मानते हुए 11वां साल गिनना है आपको, राइट। सो 1995 पहला, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, डन। पर उसने ये नहीं पूछा, ईयर नहीं पूछा, पीछे आंसर देखो 11th ईयर ऐसे लिखा होगा, चेक करो आंसर क्या है, क्या है आंसर, इन द 11th ईयर ऐसे लिखा हुआ होगा, 11th ईयर है ना। हेंस द सैलरी ऑफ सुब्बा राव, कंक्लूजन कर दो, हेंस। तो वर्ड प्रॉब्लम कहने के लिए थी, बाकी काफी सरल थी, और अगली भी सरल है, वो भी कल करके फिर मेन क्वेश्चन जो है वो जो हमने स्किप किया है 18 वो करेंगे। 17 स्किप किया है क्या, ओके हाँ जो भी। हेंस द सैलरी ऑफ सुब्बा राव
will reach ₹7,000 in the 11th year. In the 11th year. ये कंक्लूजन हो गया। अगला क्वेश्चन होमवर्क है, एवरीवन विल ट्राई, और मेरे पास लेके आएंगे भाई कितना कितना ट्राई हुआ, कितना कितना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 20th इज होमवर्क। ओके, 20th होमवर्क है, वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करना। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.